अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। मैं हिंदी के पेडागोजी के सवालात आपके लिए लाया हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? जीवन समन्वय के का सिद्धांत, शिक्षण सूत्र का सूत्रों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत। देखिए, कविता पाठ करवाना, कविता पाठ का मतलब होता है कहानी को पढ़वाना। आपने सोचा होगा कि भाषा के शिक्षक को कहानी क्यों पढ़ाई जाती है? भाई, कहानी के अंदर यानी कविता के अंदर कुछ मुश्किल अल्फाज होते हैं, कोई हार्ड अल्फाज होता है, जरबुल मसल यानी लोकोक्तियां आएगा, मुहावरा आएगा। इसके अंदर साथियों संदर्भ में आप शब्दों को जानेंगे, उतार चढ़ाव जानिएगा किसके अंदर? साथियों कविता के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है किसके अंदर आती है? कविता के अंदर। कविता से साथियों क्या होता है? जीवन समन्वय का सिद्धांत यानी जीवन से इसका मिलाप ये नहीं होता है। शिक्षण सूत्रों का ये ऐसा कोई सूत्र नहीं है। शिक्षण सूत्र तो ये है कि सरल से मुश्किल की तरफ, कठिन की तरफ चलें। लेकिन साथियों आपको लगेगा बाल केंद्रिता का सिद्धांत, बाल केंद्रिता का सिद्धांत ये कहता है कि आप बच्चे को बच्चे के उम्र, उसके साथियों ज़हन, उसके हिसाब से आप पढ़ाएं। तो इसके अंदर कविता नहीं है बल्कि साथियों क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत यह कहता है कि करके सीखना। क्या करना? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, है ना, करके सीखना। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है? करके सीखना। अब साथियों इसमें क्या होगा कि जब बच्चा कविता पढ़ेगा तो इसके अंदर खुद से उतार चढ़ाव लाएगा, संदर्भ में शब्दों को खुद जानेगा, इसीलिए यह होगा क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो साथियों क्या हो जाएगा? 1 नंबर का, 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों जे 2 नंबर में, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि है। अनुवाद का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेट। और ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है? तर्जमा करना। जैसे मान लीजिए आप ही टीचर होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी यहीं पर देखिए मैंने बोला अनुवाद, कुछ लोग नहीं समझे होंगे, इसको हमने ट्रांसलेट कर दिया तर्जमा। तो ये जो अनुवाद विधि क्यों अपनाई जाती है? इससे चीजों को समझना आसान हो जाता है, इससे चीजें साथियों आसानी से बच्चे समझ सकते हैं, बच्चे दिलचस्पी लेते हैं अनुवाद विधि में। तो भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि क्या है? मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती है, मातृभाषा की उपेक्षा करती है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। देखिए ये जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे सभी आंसर सही देंगे, ये जरूरी भी नहीं है कि सारे बच्चे गलत देंगे, लेकिन साथियों कुछ चीजें हैं जिससे आप पेडागोजी को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं कल भी बताया था, जब कभी साथियों क्या आ जाए? केवल आ जाए। क्या आ जाए? केवल आ जाए। और क्या आ जाए? भी आ जाए। और क्या आ जाए? ही आ जाए। और क्या आ जाए? सिर्फ आ जाए। और क्या आ जाए साथियों? मापदंड आ जाए। क्या आ जाए? मापदंड आ जाए। डांटना आ जाए, डांटना आ जाए। और क्या हो जाए? याद करना आ जाए। और क्या आ जाए साथियों? परीक्षा लेना आ जाए, है ना। ये सब चीजें जो है ना आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव वर्ड है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर देखिएगा ही एक जगह है, यहां देखिए ही है, तो हम डी नहीं दे सकते, आंसर डी नहीं दे सकते। अरे भाई ये कौन है? एमडी फैयाज आलम। नाम नहीं लिखना चाहिए ना किसी का। चलिए, लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। इधर देखिए, आप इधर ध्यान दीजिए, लक्ष्य भाषा ही लगा हुआ है, तो ये वाला आंसर मेरा कभी नहीं होगा। 99% में साथियों ये निगेटिव वर्ड जो है, ये वाला ट्रिक आपका काम करेगा। 99% में ये सब चीजें काम करेंगी, जहां भी रहेगा वो आंसर आमतौर पे होता नहीं है। तो डी वाला तो आप दीजिएगा नहीं। अब देखिए
कह रहा है कि भाषा शिक्षा की अनुवाद विधि, जैसे मान लीजिए कि आप अनुवाद का माना नहीं जानते हैं, हमने साथियों तर्जमा बता दिया तो आप समझ गए। अब इसमें कह रहा है कि मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती है, मतलब मातृभाषा को बीच में नहीं लाती है। अरे भाई, जब अनुवाद होगा तो किस भाषा में अनुवाद होगा? उस भाषा में होगा जो भाषा आप जानते होइएगा, जो आपकी मातृभाषा होगी। जैसे अनुवाद का माना नहीं जाने तो हमने किसमें बताया? ऐसा तो नहीं ना कि पर्शियन में बताया, तर्जमा बताया। तो मध्यस्थ नहीं बनाती है, ये निगेटिव है, ये आपका कट जाएगा, तो ए और डी कट गया। मातृभाषा की उपेक्षा करती है, सबसे पहले जानिए, एक होता है साथियों अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब क्या होता है? अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद, और एक आपका होता है उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है नजरअंदाज करना, नहीं बोलते वो मुझे देखा और मेरी उपेक्षा करता है, मुझे उपेक्षा की गई। तो साथियों मातृभाषा की उपेक्षा करती है, मतलब अनुवाद विधि में मातृभाषा को नहीं शामिल किया जाता, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, यानी मातृभाषा के जरिया ही अनुवाद किया जाता है, तो ये सी वाला आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला क्या होगा आपका? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों जे 3 नंबर में, उदाहरण देकर नियमों का निर्माण किया जाता है। किसमें किया जाता है भाई? विशेष से सामान्य की ओर नियम में, सरल से जटिल की ओर नियम में, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर नियम में, आगमन से निगमन की ओर नियम में। क्या बताया गया है? पहले होगा उदाहरण और बाद में होगा नियम। कल मैंने साथियों एक चीज आपको बताया था, शायद आपको याद हो, एक विधि होता है साथियों आगमन विधि। क्या होता है? आगमन विधि। आगमन विधि को उर्दू में बोलते हैं इस्तिक़राई तरीका। क्या होता है? इस्तिक़राई तरीका। और दूसरी विधि है साथियों निगमन विधि। क्या होगा आपका? निगमन विधि। इसको क्या बोलते हैं? इस्तिख़राजी तरीका। क्या बोलते हैं? इस्तिख़राजी तरीका। और ये दोनों किस में होता है? व्याकरण में होता है। ये दोनों किस में होता है साथियों? कवायद में होता है। आगमन विधि ये कहता है कि पहले हमको क्या करना है? उदाहरण देना है, बाद में हमको उसूल को बतलाना है। और इस्तिख़राजी विधि कहता है नहीं नहीं, पहले हम आपको उसूल रटवाएंगे, यानी पहले हम आपको नियम रटवाएंगे और उसके बाद फिर आपको उदाहरण दिया जाएगा। तो उदाहरण देकर नियम का निर्माण करना, यानी पहले उदाहरण, तो पहला उदाहरण आगमन हो जाएगा, फिर नियम, तो ये निगमन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं? वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल चुके हैं, भूल गए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर एप्लीकेशन पे नहीं पढ़ाइएगा। अरे अभी तो थ्योरी आपको दिया ही नहीं हो, सारा थ्योरी तो इसका बाकी है। थ्योरी आपको कहां एक भी नहीं पढ़ाया हूं। चलिए साथियों, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? प्रतिकूल का मतलब जानते हैं क्या होता है? पहले तो आप प्रतिकूल और अनुकूल ये जान लीजिए, उसके बाद तब तो आप बता पाइएगा। देखिए प्रतिकूल साथियों, एक होता है आपका प्रतिकूल और एक शब्द हुआ आपका अनुकूल। हम लोग तो पंडित न हैं, तो इन सब शब्दों को हम लोग भूल जाते हैं, चूंकि हम लोग उर्दू वाले माहिर हैं, है ना जी। तो प्रतिकूल का मतलब होता है साथियों विपरीत। इसका मतलब क्या होता है? विपरीत। क्या होता है इसका मतलब? विपरीत। और विपरीत का मतलब क्या होता है? उल्टा। और अनुकूल का मतलब होता है साथियों सही, है ना। तो देखिए, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल है? मतलब समावेशी कक्षा पहले आप जान लीजिए क्या होता है। समावेशी कक्षा किसको बोलते हैं साथियों? समावेशी कक्षा बोलते हैं, इसका उर्दू होता है शमूलियाती तालीम। क्या होता है? शमूलियाती क्लास, इसको ले सकते हैं आप। शमूलियाती क्लास क्या है कि मान लीजिए कोई ये कक्षा है, इस कक्षा में तेज हो, कमजोर हो, मालदार हो, गरीब हो, सबके बच्चे को एक साथ पढ़ाया जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। यही साथियों क्या होता है? समावेशी कक्षा होता है। जो तालीम अभी चलती है आपने देखा होगा ना,
जी, सब लोग एक साथ, ऐसा तो नहीं होता ना जो तेज हो उसको आगे कर दिया जाए, जो कमजोर हो उसको पीछे कर दिया, ऐसा नहीं होता ना, सबको एक साथ तालीम दी जाती है। तो ये होता है समावेशी कक्षा। अब हमको ये क्वेश्चन कहा गया, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल है, यानी कि उसके विपरीत है, यानी कि उल्टा है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर, देखिए, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। हमको यह समझना है कि प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, उल्टा। अब यही आप गलती कर रहे हैं, प्रतिकूल का मतलब उल्टा, यानी मतलब यह हुआ कि जब हमको कहा गया कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, यानी निगेटिव है, यानी भाषा नहीं है, यानी उल्टा है, यह पूछा गया है हमसे। देखिए, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि एक बच्चा जिस माहौल में, जिस परिवेश में रहता है, वहां से बहुत सारी चीजों को सीखता है, उससे नियम बनाता है, यह बात सही है। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। भाषा आप कहां सीखिएगा, परिवेश मतलब माहौल, भाषा आप माहौल में ही सीखते हैं। भाषा के लिए क्यों बच्चे बोलते हैं साथियों, गांव देहात में बोला जाता है कि अरे गांव का कल्चर सही नहीं है, यहां सब गाली बोलता है, ले चलो शहर में, क्यों, इसलिए कि परिवेश जरूरी है। तो ये वाला भी जरूरी है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। अब ये प्रिंट समृद्ध माहौल क्या होता है भाई, आपने देखा होगा कि साथियों जो डांसर होते हैं उनके यहां जाइएगा तो दीवार में पूरा हर जगह बड़े बड़े सिंगर का फोटो लगा होता है। आपने देखा होगा जिम के अंदर, जिम जहां पर जाते हैं वर्जिश करने, उनके दीवार में हर जगह क्या बाउंसर का जिम का लगा रहता है। आप जाइएगा साथियों तो मतलब जो जिससे रिलेटेड होता है वहां पर वैसा चस्पा किया जाता है। स्कूल में जाइएगा तो वहां पर बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जो साथियों जिनका कुछ ना कुछ योगदान थे, जो हिस्टोरिकल थे, उनकी चीजें लगी होती है। वो क्यों लगी होती है, इसलिए कि प्रिंट समृद्ध माहौल जो है वो आपको भाषा सिखाने में बहुत ही सहयोग करता है। तो ये वाला भी आंसर सही है कि प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, ये वाली बात भी सही है। लेकिन देखिए ये तीनों आपका पॉजिटिव है। निगेटिव कौन है कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। यहां पे गौर कीजिएगा, किसका भाषा विकास कह रहा है, बच्चों का भाषा विकास। और हमको पता है कि बच्चे का भाषा विकास व्याकरण से नहीं होगा, बल्कि बच्चे का भाषा विकास कहां से होगा, परिवेश से होगा। बच्चे का भाषा विकास कहां से होगा, एक दूसरे से कनेक्टिविटी से होगा, यानी सोशल इंटरेक्शन से होगा, यानी सामाजिक अंतःक्रिया से होगा। ये वाला जो है निगेटिव पहलू है। इसीलिए आप देखे होंगे साथियों कि 1 से 5 क्लास तक बच्चों के किताबों में व्याकरण नहीं होता है, व्याकरण उसके बाद होता है। तो ये पहला वाला जो है ये निगेटिव वर्ड है। और चूंकि हमको पूछा गया है प्रतिकूल, इसीलिए मैंने प्रतिकूल और अनुकूल के बारे में हमने आपको बताया। तो ये वाला निगेटिव है, तो निगेटिव ही हमको बताना था। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चन को समझिएगा और आंसर देना आपको आ जाएगा। तो ये सेम क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो आप आंसर निकाल लीजिएगा। चलिए, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी एक लैंग्वेज के टीचर के लिए सबसे अहम क्या है, सर्वाधिक का मतलब सबसे अहम क्या है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। अरे बाबा यहां तो आ गया कठोर, मैंने बताया था कि दंड, मारना, पीटना, याद करना, कठोर, ही, भी, सिर्फ, केवल, ये सब निगेटिव वर्ड होता, ये तो आपका हो ही नहीं सकता। भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन, भाषा की पाठ्य पुस्तक का मतलब होता है किताब, क्या होता है, किताब। और भाषा का आकलन का मतलब होता है जांच, क्या होता है, जांच। देखिए किताब जरूरी है, लेकिन हमको क्या पूछा गया, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। आप कक्षा में आइए, आपको साथियों पढ़ने का मौका ही ना दिया जाए, आपको बोलने का मौका ही ना दिया जाए, तो आप भाषा सीख सकते हैं क्या, नहीं सीख सकते हैं। यानी साथियों सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को भाषा प्रयोग, पॉजिटिव वर्ड है, का अवसर उपलब्ध कराना।
कि बच्चा भाषा का विकास कब होगा, वो जितना भाषा का प्रयोग करेगा। अरे आप अच्छे वक्ता कब बन सकते हैं, आप जितना बोलेंगे। आप बोलिएगा ही नहीं, सुर पे सुन सुनकर सुन्नी बन जाइएगा, तो आप थोड़ी अच्छे वक्ता बन सकते हैं। तो साथियों, भाषा तो नाम ही है कि अपने ख्यालात अपने जज्बात को दूसरों तक पहुंचाना। हम अपने ख्यालात अपने जज्बात को दूसरों तक कब पहुंचा पाएंगे, जब हम बोलेंगे तब ना। तो इसीलिए भाषा का प्रयोग ये साथियों सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या होगा, 5 का राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर साथियों, ये 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक का मतलब हुआ 1 to 5 है ना, यानी प्राइमरी लेवल पर, यानी स्टार्टिंग लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। यानी शुरुआती दिन में अगर बच्चे को हमको हिंदी भाषा, अरे हिंदी ही क्या हो, अगर मान लीजिए कि हमको उर्दू ही सिखाना हो, उर्दू ही क्यों हो भाई, अगर हमको अंग्रेजी सिखाना हो, कुछ भी दूसरी भाषा सिखाना हो, मानक भाषा, तो इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा। भाषा प्रयोग के अवसर अभी बताया हूं आपको, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण। सबसे पहले देखिए, हम आमतौर पे देखिएगा मालदारों के यहाँ जो बच्चे होते हैं, बड़ी महंगी महंगी किताब खरीद कर लेकर आ देते हैं, लेकिन वो किताब सजी हुई रहती है, उस किताब का कोई वैल्यू होता है। किताबों से साथियों आप सीख नहीं सकते, ये आपका कट जाएगा। उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, खूब महंगा महंगा आपने डिवाइस खरीद लिया, क्या उससे सीख लेंगे? नहीं, जब तक आप भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो प्राथमिक स्तर पर साथियों भाषा सीखने के लिए सबसे जरूरी है भाषा का प्रयोग, इसलिए कि भाषा तो है ही है कि अपने ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए, यानी शुरुआती दिनों में जब भाषा सिखाया जाए तो इसमें किस बात की प्राथमिकता होनी चाहिए? केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता को विकसित करना। यहां तो एक आ गया है ना, ये केवल, तो मैंने तो बता दिया है केवल आपका निगेटिव वर्ड है, तो ये तो होगा नहीं, इसको यहीं पर कट कर दीजिए। आगे चलिए, कविता और कहानी द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, यहां पर भी केवल आ गया है, कट कर दीजिए। आगे हम नहीं, अब फिर समझा भी देंगे। चलिए, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। अब देखिए, ए और बी ये दोनों बेचारे केवल केवल की वजह से छट गए, ये हो नहीं सकता। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता कैसी होनी चाहिए? बच्चों को रचनात्मकता, रचनात्मकता का मतलब क्या होता है? रचनात्मकता का मतलब होता है तख्लीकियत। क्या होता है भाई? तख्लीकियत। अब ये तख्लीकियत क्या होता है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी ये है कि आप चीजों को खुद से सीखें, खुद से करें। तो साथियों, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि बच्चों की रचनात्मकता यानी और मौलिकता को पोषित करना। पोषित करने का मतलब होता है बढ़ावा देना। बढ़ावा देना मतलब बच्चे से ही हम काम करवाएं, ये नहीं कि बच्चे को सुनने वाला बताएं, यानी बच्चे को इस काबिल बना दें हम कि वो खुद से करे, सिर्फ हमको उसकी हेल्प करनी है। यही तो साथियों एनसीएफ 2005 कहता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चे को हमें करके सिखाना है। ये सी वाला आपका राइट हो जाएगा। और ऐसे भी याद रखिएगा, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, ये सब साथियों क्या होता है? आपका पॉजिटिव वर्ड है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। कुछ भी पूछना हो क्लास के अभी अंत में पूछिएगा, हम जवाब दे देंगे, अभी थोड़ा सा मुश्किल होता है। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? गौर कीजिए, क्या कहा जा रहा है? नहीं है, यानी निगेटिव वर्ड। संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी निगेटिव, यानी 3 इसमें सही होगा। लेकिन साथियों एक जो है वो आपका क्या होगा? गलत होगा। जो गलत है वही बताना है। संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। देखिए, एक शब्द का आप माना नहीं जानते हैं, उसको संदर्भ के साथ अगर सीख रहे हैं और उसका प्रयास कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना,
ये तो क्रिएटिविटी पाई जा रही है ना, ये तो सही है आपका। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, यानी आप देखे होंगे कार्टून से भी लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, यानी हम चित्रों के जरिए अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बनाना, यह भी एक तरह की क्रिएटिविटी है, यह भी एक तरह का साथियों रचनात्मकता है। बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। आपने देखा होगा साथियों कि हमने पढ़ा है कि जो बच्चों की घर की भाषा है, मातृभाषा है, उसका हमें सम्मान करना है। बच्चों के घर की भाषा को स्कूल की भाषा से जोड़ना है ताकि बच्चे को यह फील नहीं हो। बच्चे को मातृभाषा एक उसका सम्मान को बढ़ाता है, बच्चा उससे कनेक्ट होता है, तो यह बात भी अच्छी बात है। सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, दोहराना हुआ, याद करना हुआ, रटना हुआ, परीक्षा लेना हुआ, अंक देना हुआ, ग्रेड देना हुआ, यह सब निगेटिव वर्ड है साथियों। जो बात आप सुनेंगे ज्यों का त्यों दोहरा सकते हैं उसको, वो तो रटने पर दोहरा सकते हैं, तो ये निगेटिव वर्ड है। और चूंकि हमको पूछा गया उद्देश्य नहीं है, यानी निगेटिव पूछना है, तो यही वाला हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि, यानी जब शुरुआती दिनों में भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चे मानक भाषा का प्रयोग कर जल्दी सीख सकें। अच्छा, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं। सदैव का मतलब होता है हमेशा। बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। देखिए सबसे पहले इसमें आप एक चीज ये जान लीजिए कि भाई साहब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका माना हम लोग नहीं जानते हैं तो फिर गलती करते हैं। एक होता है आपका ये मानक भाषा, क्या होता है पहले तो इसको हम लोग जान लेते हैं। मानक भाषा को ही साथियों बोलते हैं सेकेंड लैंग्वेज, यानी द्वितीय भाषा। जैसे देखिए एक आपकी मातृभाषा है। मातृभाषा आपकी कौन सी भाषा है? जहां पर आप जन्मे हैं, जहां पर आपने माँ बाप की जो बोली है वो आपकी मातृभाषा है। जैसे मान लीजिए कि साथियों हमारी हिंदी मातृभाषा है, लेकिन फारसी हुआ, अरबी हुआ, संस्कृत हुआ, या इसी तरह इंग्लिश है सीखना चाहते हैं, तो वो आपका हुआ मानक भाषा। अब एक बात ये बताइए, प्राथमिक यानी प्राइमरी लेवल में बच्चे शुरुआत में प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है, क्या है भाषा शिक्षण का? बच्चे मानक भाषा का प्रयोग कर जल्दी सीखेंगे। अरे आप स्कूल में इन करे, आपको बोला गया कि आपको मातृभाषा न बोलना है, आपको केवल मानक भाषा बोलना है। आप कितना बोलोगे? आप बोलने से पहले 10 बार सोचिएगा, डरिएगा कि हम गलती ना कर दें, क्योंकि मानक भाषा हम जल्दी नहीं बोल सकते, तो जल्दी इसमें सीख नहीं सकेंगे। ये वाला तो हमारा गलत है। बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि आप अंक ले आइए अच्छा से अच्छा। जी नहीं, अरे अंक लाना, याद करना, रटना, ग्रेड देना, ये सब निगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। देखिए भाषा का मतलब क्या होता है? किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में आप भाषा को सही साथियों दिशा में और अच्छे से आप अपनी बातों को रख सकते हैं, तभी ना बोला जाता है कि अच्छा वक्ता है। तो बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। विभिन्न स्थितियों का मतलब यह हुआ कि जैसी सूरत हो वहां पर। अब ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय आने से पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले। विद्यालय आने से पूर्व भाषा के व्याकरण की सचेत रखते हैं, यानी एक बच्चा विद्यालय आने से पूर्व क्या होता है? विद्यालय आने से पूर्व बच्चे क्या करते हैं? भाषा की व्याकरण की सचेत नजर रखते हैं। सचेत का मतलब होता है बारीकी, यानी अच्छे बुरे की तमीज। एक बच्चा विद्यालय आने से पहले भाई हाँ वो परिपक्व होता है अपनी मातृभाषा में, वो साथियों परिपक्व होता है, अपनी मातृभाषा को जानता है, लेकिन वो व्याकरण की सचेत नहीं रखता। तो ये वाला वर्ड जो है हमारा निगेटिव हो जाएगा। भाषा की बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते। आपको मैंने बताया कि एक बच्चा जब स्कूल आता है तो स्कूल आने से पहले वो 5000 शब्दों का भंडार उसके ज़हन में होता है। सोचिए ना, एक बच्चा पैदा होता है, वो फैन, कटोरा, लोटा, बाल्टी, स्कूल, ये डायरी, मोटरसाइकिल, मोबाइल, ये सब तो जानता ही, तो ये भी एक शब्द भंडार न हुआ। और ये कहना
कि उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, यह भी आपका गलत होगा। अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं, यह बात बिल्कुल सही है कि एक बच्चा विद्यालय आने से पहले वो अपनी मातृभाषा में साथियों बहुत सारी चीजों को समझता भी है और वो समझा भी देता है जी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में, स्वर जी क्या है, स्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। स्वर पठन का जे बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से पढ़ना, मौन पठन करना। सबसे पहले तो यह जानना है कि स्वर पठन होता क्या है। स्वर पठन को साथियों आप कहीं कहीं पर पढ़ेंगे स्वस्वर पठन, या इसी को बोला जाता है साथियों बुलंद खानी। क्या बोला जाता है इसको? बुलंद खानी। क्या बोला जाता है? बुलंद खानी। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कक्षा में बताया जाता था ए बी सी डी, खूब रटाया जाता था, रटते 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 रटते। क्यों? रटने से क्या होता था कि उसमें आपका जो उच्चारण है, यानी जो बोलने का साथियों जिस आवाज को जहां से अदा करेंगे वो सही होता था। और रटने के सूरत में यानी बुलंद पढ़ने से फायदा एक ये होता था कि आपके जो झिझक है, हेजिटेशन है, वो आपका खत्म हो जाता था। तो बुलंद खानी सबसे पहले किस क्लास के बच्चे को होता है? वो इब्तिदाई दर्जात के बच्चे को होता है, यानी प्राथमिक क्लास के बच्चे को होता है। कोई +2 में है, कोई ऊपर में, उसके लिए थोड़ी है बुलंद खानी इब्तिदाई दर्जात को। बुलंद खानी से साथियों फायदे ये हैं कि आपका हेजिटेशन खत्म होगा, आपका झिझक समाप्त होगा, और बुलंद खानी के फायदे ये हैं कि आप चीजों को कहीं पर बाद में गलती न करेंगे। लेकिन बुलंद खानी में आपका ताकत यानी एनर्जी लॉस जरूर होता है, नहीं तो उसमें आप बच्चे जल्दी थकते हैं। तो स्वस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी आवाज से क्यों पढ़ाया जाता? बच्चे की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। बिल्कुल सही है कि जो आपके अंदर हेजिटेशन होता है, जो झिझक होती है, उसको साथियों समाप्त करना। तो ये वाला 11 का अब तक हमारा सही लग रहा है। उसके बाद आगे देखिए, बोल बोल कर पढ़ना। अरे बोल बोल कर पढ़ना, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। द्रुत गति से पढ़ना, द्रुत का मतलब क्या होता है? ये हिंदी का वर्ड है। द्रुत का मतलब होता है साथियों तेज पढ़ना, यानी कि रफ्तार से पढ़ना। देखिए रफ्तार से पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। पढ़ने का मतलब होता है कि जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं उसका अर्थ को जाने। तो ये द्रुत गति से पढ़ना ये हमारा हो जाएगा गलत, इसलिए कि द्रुत गति से साथियों हम स्वर से नहीं पढ़ सकते, शांति से पढ़ सकते हैं। मौन पठन करना, पठन कई प्रकार के होते हैं। मौन पठन का मतलब होता है खामोश पढ़ना। तो स्वर पठन का मतलब बुलंद खानी, तो ये मौन पठन कहां से आएगा? ये वाला भी कट जाएगा, ये वाला आपका राइट हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे कहा जा रहा है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है? क्वेश्चन समझिए, पहले हड़बड़ हड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। इनमें से प्राथमिक स्तर पर यानी कि स्टार्टिंग लेवल पर भाषा शिक्षक का, यानी एक टीचर का, जो टीचर कौन सा टीचर है? भाषा का टीचर है, कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है? यानी प्राइमरी लेवल पर एक टीचर के लिए कौन सा काम जरूरी नहीं है, यह कहा गया इसके अंदर। अब इसमें निगेटिव पूछा गया तो 3 जो होगा आंसर राइट होगा, एक आंसर गलत होगा। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना। अरे भाई, एक टीचर के लिए जरूरी है कि वो शब्दों को संदर्भ में अर्थ ग्रहण कराए। संदर्भ का मतलब जानते हैं क्या होता है? संदर्भ का मतलब होता है सियाक। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है। विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, यह बात भी बिल्कुल है कि साथियों अलग अलग इसमें हम बातों को रख पाएं, यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है। भाषा के आलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना। आलंकारिक का मतलब क्या होता है? आलंकारिक का मतलब यह होता है साथियों फसीहो बलीग। फसीहो बलीग का मतलब जानते हैं? यानी आप अपनी बात को इतने हार्ड अल्फाज में रखें कि अगले वाले का, आगे वाले का दिमाग चकरा जाए, सन हो जाए कि वो क्या है। देखिए वो कोई कमाल नहीं है। कमाल यह है कि आप अपनी बात को इतनी शालीनता से, इतने अच्छे अल्फाज में, इतने सहज अल्फाज में रख दें कि अगले वाले को, जो आपके सामने बैठा है, वो आपकी पूरी बात को समझ पाए।
अब पता चला कि आगे वाले को कुछ पता ही नहीं चला, आप एकदम हार्ड हार्ड अल्फाज को इस्तेमाल कर दिए। तो साथियों, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है? यानी एक टीचर बच्चे को अगर अलंकारिक भाषा यानी फसीहो बलीग, इल्मे बदी और सनाए से मिसाल देगा तो नहीं समझ पाएगा, तो ये निगेटिव वर्ड है आपका, ये आपका साथियों गलत होगा। और 12 का क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं? हमें लगता है कि इन सब क्वेश्चन को समझने में आपको इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगा। और जिस मेथड से मैं बता रहा हूं, उर्दू वाले के लिए खास तौर पर इससे आसान मेथड कोई नहीं होगा। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि आपको मैंने शुरुआत में 3 क्लास दिया था जो कि एप्लीकेशन पे था, और वो पीडीएफ है, एक आपको डिक्शनरी वाला पीडीएफ दिया था। उस डिक्शनरी वाले पीडीएफ को आप जरूर प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। लेकिन साथियों, क्लास तो आपको करना ही होगा, बगैर क्लास किए हुए पास करना संभव नहीं होता है। भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि, अनुवाद विधि का मतलब वही होता है तर्जमा विधि, यानी ट्रांसलेट करना। मातृभाषा को, ये तो वही सेम क्वेश्चन आ गया, मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती है, मातृभाषा को उपेक्षा करती है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। तो ये सी वाला इसका राइट हो जाएगा। चलिए, क्या लगता है रिपीट हो गया क्वेश्चन? चलिए, हाँ, रिपीट नहीं है। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यानी फिर वही क्वेश्चन पूछा गया कि प्राइमरी लेवल पर कौन सी जो चीज है वो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये बात तो बिल्कुल अलग है, सही है कि अलग अलग संदर्भों में आप भाषा का प्रयोग करें, ये सही है। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, देखिए आप कितनों भी जानकार हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट कहें और आत्मविश्वास यानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहें, ये तो होना ही चाहिए साथियों। तो स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ये पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, एक बात बताइए, आपको मैंने बताया था कंठस्थ करने का मतलब क्या होता है? याद करना, रटना, मारना, पीटना, सिर्फ, ही, भी, ये सब निगेटिव वर्ड है। तो कंठस्थ आ गया तो ये निगेटिव हो गया, और जब निगेटिव यही हो जाएगा तो हमको चूंकि नहीं लगा हुआ है तो इसके अनुसार हमारा निगेटिव होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी समझदारी महसूस करते हैं। यानी मान लीजिए कि एक आप भाषा के टीचर हो तो आप अपनी समझदारी क्या महसूस करते हैं? ऑप्शन ए में है समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना, मतलब हम ये महसूस करते हैं कि वक्त रहते हुए पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाए। अच्छा चलिए, बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना, देखिए ये अंक लाना, ग्रेड देना, ये वही परीक्षा लेना, ये निगेटिव वर्ड है, तो ये तो आपका कट जाएगा, ये तो पहले ही बताया हूं मैं आपको। समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना, यानी समय सीमा के भीतर हम किताब को खत्म कर दें। बच्चे का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोग से परिचय, देखिए एक टीचर अगर समय सीमा के अंदर साथियों पाठ्यक्रम को पूर्ण कर दे, लेकिन उसका एक बच्चा भी ना पढ़ सका हो, उसका एक बच्चा भी नहीं समझ सका, तो वैसे पूर्ण से क्या फायदा है? तो ये पूर्ण करने का कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा, समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना, इसका भी मतलब नहीं। एक साथियों शिक्षक के रूप में हम यह महसूस करते हैं कि बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोग से परिचय होना, यानी बच्चे अलग अलग रूपों में भाषा को प्रयोग कर सकें, यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट है जी। आपको लोग कहता नहीं है कि अरे ये मतलब नहीं है कि आपने 5 किलो खाना खाया कि 10 किलो खाया, ये मतलब है कि आप अगर 100 ग्राम भी खाए हो लेकिन अच्छा प्रोटीन आपने लिया हो। ये मतलब नहीं है कि आपने 20 घंटा पढ़ा कि 10 घंटा पढ़ा, आपने 20 मिनट ही पढ़ा हो लेकिन अच्छी चीजों को पढ़ा हो जो आपके एग्जाम में आया हो। तो जी बोलते हैं ना, तो वही चीज है कि बच्चे भाषा का प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर साथियों 16 नंबर में, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। कुशलता का मतलब क्या होता है भाई? कुशलता का मतलब होता है महारत। महारत का मतलब जानते हैं ना? नहीं बोलते अरे फला टीचर क्या माहिर है भाई, बातों को ऐसे रखता है जैसे कि लगता है कि हम घर में बात समझ रहे हैं।
है ना, वो उनकी गुण है, वो उनकी महारत है, उसी को बोलते हैं, ये गुण इसी को बोलते हैं। तो भाषा प्रयोग की कुशलता संभव कब है? केवल भाषा सुनने से। यहां तो दुश्मन आ गया केवल, इसको तो कट कर दीजिए, ये हो ही नहीं सकता। केवल साहित्य, साहित्य का मतलब होता है अदब, तो यहां तो केवल आ गया ना, इसको कट कर दीजिए, ये हो ही नहीं सकता। अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से, भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से। भाषा प्रयोग की कुशलता यानी भाषा प्रयोग में आप माहिर कब बनेंगे? जब अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करेंगे, तब ना बनेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर कहा जा रहा है कि भाषा एक डॉट डॉट विषय है। क्या चीज का है? व्यवहारिक विषय है, चुनौतीपूर्ण है, नीरस है जी, और ये आपका है सैद्धांतिक है जी। देखिए, भाषा के बारे में मैंने बताया था आपको कि भाषा जो है साथियों संस्कृत के शब्द भाष से निकला है, और इसका मतलब ये होता है कि दो मनुष्यों के बीच अपने आदान प्रदान के लिए जो बीच का माध्यम होता है, कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है, वही भाषा है। तो ये एक व्यवहारिक विषय है, ये एक व्यवहारिक विषय। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट हो जाएगा। जो बच्चे सुन नहीं सकते, यानी जो बच्चा कान से साथियों बहरा हो, वो क्या होता है? वो शीघ्र भाषा सीख जाते हैं, यानी वो बहुत जल्दी भाषा सीख जाते हैं। देखिए, आपको किसी भी चीज में अगर साथियों अशक्तता है, अगर दिक्कत है, तो आप जल्दी भाषा नहीं सीख सकते हैं। तो ये कहना ये आपका निगेटिव है। वो भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं, यानी जो बच्चा नहीं सुनेगा वो लिखित रूप में कर सकता है, वो भाषा सीख नहीं सकते। हमने तो ये पढ़ा है कि मनुष्य जो है भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है, उसके अंदर जन्मजात होती है। यही ने कहा है नोम चॉम्स्की। चॉम्स्की साहब ने क्या कहा था कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये थोड़ी कहा था कि बहरा अंधा, ये थोड़ी कहा था। तो नहीं सीख सकते, ये वाला भी आपका गलत है। उन्हें भाषा सीखने में समय लगता है। चलिए बताइए क्या होगा। दो तो मैंने कट ही दिया है, लाइफ लाइन ले लिया हूं। अब बी और डी में बताइए क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर हम ये बोलते हैं कि उन्हें भाषा सीखने में समय लगता, बिल्कुल सही है कि उसको लगेगा टाइम, लेकिन वो भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं। देखिए, एक बच्चा जो नहीं सुन सकता वो साथियों लिख तो सकता है ना, तो ये वाला बी वाला आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, बात मेरी समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या है क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन नंबर 19, चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यानी निगेटिव। जो निगेटिव होगा वही आंसर आपका हो जाएगा। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, आप लोग सभी लोग। कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था, ऐसा ट्रिक में आने आपको बताया हूं साथियों कि ही लगा हो, भी लगा हो, केवल लगा हो, सिर्फ लगा हो, मात्र लगा हो, रटना हो, अंक हो, परीक्षा लेना हो, याद करना हो, वो निगेटिव होता ना। तो यहां पे देखिएगा, हमको पूछा गया है जो नहीं होगा यानी निगेटिव। तो विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती। ही लगा हुआ है तो पहला ही आपका निगेटिव हो गया, तो निगेटिव से निगेटिव मिलेगा तो पहला ए राइट हो जाएगा, यानी आंसर ए ही इसका होगा। आगे ही पढ़ते हैं। वाणी अस्थाई होती है, वाणी का मतलब बोली, बोली अस्थाई होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। देखिए, आप एक होता है बोली और एक होता है भाषा, दोनों के अंदर फर्क है। भाषा जो होता है ना वो लिखित रूप में होता है, जैसे उर्दू भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अरबी भाषा, फारसी भाषा, ये भाषा है। लेकिन जो आपके घर और अड़ोस पड़ोस में बोलते हैं वो हर 20 किलोमीटर में जाकर साथियों उसमें चेंज आता रहता है। कुछ मालदार लोग कुछ और ढंग से बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और ढंग से बोलते हैं। तो ये बात सही है कि जो वाणी होती है यानी जो बोली होती है वो अस्थाई होती है, और साथियों लिखित भाषा की तुलना में यह काफी तेजी से बदलती रहती है। यह बात सही है। भाषा और लिपि के बीच संबंध नहीं होता, भाषा और लिपि के बीच संबंध नहीं होता, और उपरोक्त सभी। चलिए
क्या होगा आपका राइट आंसर? जो पूछा गया निगेटिव होगा 19 का साथियों, तो आपका इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाषा और लिपि के बीच संबंध नहीं होता है ना। चलिए तो चले ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुनना कौशल में शामिल है। सुनना कौशल में क्या शामिल होगा? सुनना कौशल का मतलब होता है महारत, जो हमने पढ़ा स्किल, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। मतलब सुनने का मतलब क्या होता है? अब देखिए बहुत बड़ी बात है, इससे आप सीख भी मिलेगा। बहुत सारे लोग देखते हैं ना मजलिस में जी फटाफट फटाफट बोलते हैं, तो सुनने का मतलब आप समझिए क्या होता है। सुनना कौशल में शामिल है दूसरों की बात सुनने में रुचि, यानी जो दूसरा कह रहा है उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनना, और धैर्य यानी इत्मीनान से सुनना, और प्रतिक्रिया देना यानी उस पर कुछ ना कुछ कहना। ये होता है सुनना कौशल का मतलब। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास करना, सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना, और ऐसे भी यहां केवल लग गया, ये निगेटिव है तो सी वाला होगा नहीं। शांतिपूर्वक सुनना यानी इत्मीनान से सुनना। क्या होगा राइट आंसर 20 नंबर क्वेश्चन का? सुनना कौशल में साथियों क्या होता है? देखिए अगर हम ये बोले कि सुनना कौशल में दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने में रुचि हो, धैर्य हो और प्रतिक्रिया। जब आप प्रतिक्रिया दीजिएगा तो वहां सुनना आएगा? नहीं ना आएगा, वहां तो बोलना आ जाएगा ना। तो इसीलिए प्रतिक्रिया का मतलब ही होगा बोलना। ये वाला आपका कट जाएगा, तो ए भी कट गया, सी भी कट गया। अब देखिए शांतिपूर्वक सुनना, आपको यहां पे क्या लगा हुआ? कौशल भी लगा हुआ। अरे सुनना कौशल का मतलब केवल शांतिपूर्वक सुनना होगा क्या? प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास करना, क्योंकि यहां पर कौशल है तो इसीलिए यहां पर क्षमता का विकास, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए